दोस्तों नमस्कार। पंकज कला एवं विज्ञान महाविद्यालय चोपड़ा जिला जलगांव। मैं दिलीप पाटिल, सहायक प्राध्यापक हिंदी विभाग। हम देख चुके हैं कि खड़ी बोली हिंदी का उद्भव किस प्रकार हुआ है और उसके बाद में हिंदी का कालक्रमानुसार विकास और विकास की अवस्था आदिकाल, मध्यकाल और आधुनिक काल के बीच में हिंदी किस प्रकार विकसित हुई है, उसकी बोलियाँ किस प्रकार विकसित हुई है, इसको भी हमने अभी तक देखा हुआ है। हमने प्रथम भाग में आदिकाल 1000 से 1500 ईस्वी सन तक किस प्रकार हिंदी का विकास हुआ है और उनकी ध्वनियों का विकास हुआ है, ये हमने देखा हुआ है। अब हम देखने वाले हैं आज मध्यकाल और आधुनिक काल के बीच में हिंदी का किस प्रकार विकास हुआ है। दोस्तों, मध्यकाल 1500 से लेकर 1800 से के बीच में हिंदी किस प्रकार विकसित हुई है, इसको मैं आपके सामने रख रहा हूँ। इस काल में ध्वनि, व्याकरण तथा शब्द भंडार के क्षेत्र में मुख्यतः आगे दिए गए परिवर्तन हुए। ध्वनि के क्षेत्र में 2-3 बातें उल्लेखनीय हैं, जो इस प्रकार हैं। 3 बातें उसमें उल्लेखनीय हैं, वो कौन सी है मैं आपके आगे से रख रहा हूँ। फारसी की शिक्षा की कुछ व्यवस्था तथा दरबार में फारसी का प्रयोग होने से उच्च वर्ग में फारसी का प्रचार हुआ, जिसके कारण उच्च वर्ग के लोगों की हिंदी में क, ख, ग, ज, फ ये 5 नए व्यंजन आ गए। दूसरे में शब्दांत का अ कम से कम मूल व्यंजन के बाद आने पर लुप्त हो गया, अर्थात रामा का उच्चारण राम होने लगा, किंतु भक्त जैसे शब्दों में जहाँ अ के पूर्व संयुक्त व्यंजन था, अ बना रहा। कुछ स्थितियों में अक्षरांत अ का भी लोप होने लगा। उदाहरण के लिए आदिकालीन जप्ता अब उच्चारण जप्ता हो गया। तीसरा है यहाँ पर ह के पहले अ कुछ स्थितियों में ए जैसा उच्चारित होने लगा था, अर्थात अहमद, अहमद। व्याकरण के क्षेत्र में भी मुख्यतः 3 बातें उल्लेखनीय हैं। वो किस प्रकार हैं, ये देखिए। इस काल में हिंदी भाषा व्याकरण के क्षेत्र में पूरी तरह अपने पैरों पर खड़ी हो गई। अपभ्रंश के रूप प्रायः हिंदी से निकल गए। जो कुछ बचे थे वे ऐसे थे जिन्हें हिंदी में आत्मसात कर लिया था। भाषा आदिकालीन भाषा के तुलना में और भी वियोगात्मक हो गई। संयोगात्मक रूप और भी कम हो गए। प्रसंगों तथा सहायक क्रियाओं का प्रयोग और भी बढ़ गया। उच्च वर्ग में फारसी का प्रचार होने के कारण हिंदी वाक्य रचना फारसी से प्रभावित होने लगी। शब्द भंडार की दृष्टि से भी हम कुछ बातें आपके सामने रख रहे हैं। वो मुख्य बातें इस प्रकार हैं। इस काल में आते आते काफ़ी शब्द फारसी लगभग 125 तक से हिंदी में आ गए और उनकी संख्या लगभग 600 हो गई। भक्ति आंदोलन के चरम बिंदु पर पहुंचने के कारण तत्सम शब्दों का अनुपात हिंदी में और भी बढ़ गया था। दोस्तों, आप देखते हैं कि भक्ति आंदोलन में बहुत सारे तत्सम शब्दों की भरमार देखने को मिलती है। यूरोप से संपर्क होने के कारण कुछ पुर्तगाली, स्पेनी, फ्रांसीसी तथा अंग्रेजी शब्द भी हिंदी में आ गए। इस काल में धर्म की प्रधानता के कारण राम स्थान की भाषा अवधी तथा कृष्ण स्थान की भाषा ब्रज में ही विशेष रूप से साहित्य रचा गया। यो दक्षिणी, उर्दू, डिंगल, मैथिली और खड़ी बोली में भी साहित्य रचना हुई। इस काल के प्रमुख साहित्यकार जायसी, सूर, मीरा, तुलसी, केशव, बिहारी, भूषण देव आदि प्रमुख हैं। हम आधुनिक काल की ओर आते हैं। वो 1800 से लेकर अब तक का वो कालखंड है। आधुनिक कालीन हिंदी में ध्वनि के क्षेत्र में 4-5 बातें बहुत ही उल्लेखनीय हैं। वो किस प्रकार है, ये देखिए। आधुनिक काल में शिक्षा के व्यवस्थित प्रचार के कारण तथा प्रारंभ में हिंदी प्रदेश में अनेक क्षेत्रों में कचहरियों की भाषा तक प्रचलित थे। इस काल में प्रायः 1947 ईस्वी तक सुशिक्षित लोगों में खूब प्रचलित हो गए, किंतु आज़ादी के बाद स्थिति बदली है और अंग्रेजी में प्रयुक्त होने के कारण ज, फ तो एक सीमा तक अब भी प्रयोग में है, किंतु क, ख, ग के ठीक प्रयोग में कमी आई है। नई पीढ़ी कुछ अपवादों को छोड़कर इनके स्थान पर प्रायः क, ख, ग बोलने लगी है। अंग्रेजी शिक्षा के प्रचार के कारण कुछ बहुत शिक्षित लोगों द्वारा यानी कॉलेज, डॉक्टर, ऑफिस, कॉफ़ी आदि में ध्वनि भी हिंदी में प्रयुक्त हो रही है। अंग्रेजी शब्दों के प्रचार के कारण कुछ नए संयुक्त व्यंजन जैसे हिंदी में प्रयुक्त होने लगे हैं। स्वरों में ये और हिंदी में आदिकालीन में आए थे। इनका उच्चारण अ, ओ या अर्थात
ये संयुक्त स्वर थे। आधुनिक काल में मुख्यतः 1940 ईस्वी सन के बाद आई औ की स्थिति कुछ भिन्न हो गई। इस संबंध में 3 बातें उल्लेखनीय हैं। पश्चिमी हिंदी क्षेत्र में ये स्वर सामान्यतः मूल स्वर में उच्चारित होते हैं। पूर्वी हिंदी क्षेत्र में अब भी ये अये औ रूप में प्रयुक्त स्वर के रूप में ही प्रयुक्त हो रहे हैं। नया, वैयाकरण, कौवा जैसे शब्दों में पश्चिमी तथा पूर्वी दोनों ही क्षेत्रों में ये औ का उच्चारण क्रमशः संयुक्त स्वर अई औ रूप में होता है। मध्यकाल में अ का लोप शब्दांत तथा कुछ स्थितियों में अक्षरांत में होना आरंभ हुआ था। आधुनिक काल एक आते आते यह प्रक्रिया पूरी हो गई। अब हिंदी में उच्चारण में कोई भी शब्द अकारांत नहीं है। वह ध्वनि आदिकालीन तथा मध्यकालीन में कुछ अपवादों को छोड़कर प्रायः द्योष्ट रूप में उच्चारित होती थी। अब वह कुछ अपवादों को छोड़कर हिंदी के काफ़ी शब्दों में कम से कम पश्चिमी क्षेत्र में दंतोष्ट रूप में उच्चारित होती है। व्याकरण की दृष्टि से अधोलिखित बातें कही जा सकती है। वो किस प्रकार है देखिए। आदिकाल में हिंदी की विभिन्न बोलियों के व्याकरणिक अस्तित्व का प्रारंभ हो गया था, किंतु काफ़ी व्याकरणिक रूप ऐसे थे जो आसपास के क्षेत्रों में समान थे। मध्यकाल में उनमें इस प्रकार के मिश्रण में काफ़ी कमी हो गई थी। सूर, बिहारी, देव आदि की ब्रज भाषा तथा जायसी, तुलसी आदि की अवधि इस भाषा का प्रमाण है। आधुनिक काल तक आते आते ब्रज, अवधि, भोजपुरी, मैथिली आदि कई बोलियों का व्याकरणिक अस्तित्व इतना स्वतंत्र हो गया है कि उन्हें बड़ी सरलता से इस भाषा संज्ञा दी जा सकती है। हिंदी प्रायः पूर्णतः एक वियोगात्मक भाषा हो गई है। प्रेस, रेडियो, शिक्षा तथा व्याकरणिक विश्लेषण आदि के प्रभाव से हिंदी व्याकरण का रूप काफ़ी स्थिर हो गया। कुछ अपवादों को छोड़कर हिंदी व्याकरण का मानक रूप सुनिश्चित हो चुका। व्याकरण के इस स्थितिकरण में आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी का मुख्य हाथ रहा है। दोस्तों, बहुत सारी बातें ऐसी हैं कि उसमें इस प्रकार के शब्द भी आते हैं। इधर कुछ वर्षों से कीजिए के लिए करिए, मुझे के लिए मेरे को, मुझको के लिए मेरे से, तुझमें के लिए तेरे में नहीं जाता है, के स्थान पर नहीं जाता, नहीं जा रहा है, के स्थान पर नहीं जा रहा जैसे नए रूप तथा नई वाक्य रचना का प्रचार कुछ क्षेत्रों में बढ़ता जा रहा है। अर्थात हिंदी भाषा का रूप रचना तथा वाक्य रचना में बहुत सारा परिवर्तन दिनों ब दिन बढ़ रहा है। शब्द भंडार की दृष्टि से 1800 ईस्वी सन से अब तक के आधुनिक काल को सामान्यतः 6-7 उपकालों में विभाजित किया जा सकता है। अनेक पुराने शब्द नए अर्थों में प्रचलित हो गए। उदाहरण के लिए सदन, राज्यसभा, लोकसभा के लिए दोनों सदनों में प्रयुक्त हो रहा है। नई आवश्यकता की पूर्ति के लिए शनिका, फिल्माना, घुसपैठिया जैसे बहुत से नए शब्द हिंदी में आ गए। साहित्य में नाटक, उपन्यास, कहानी और कविता की भाषा बोलचाल के बहुत निकट हैं। उसमें अरबी, फारसी तथा अंग्रेजी के जन प्रचलित शब्दों का काफ़ी प्रयोग हो रहा है, किंतु आलोचना की भाषा अब भी एक सीमा तक तत्सम शब्दों से भरी हुई है। इधर हिंदी को पारिभाषिक शब्दों की बहुत आवश्यकता पड़ी है, क्योंकि वह अब विज्ञान, वाणिज्य, विधि आदि की भाषा है। इसकी पूर्ति के लिए अनेक शब्द अंग्रेजी, संस्कृत आदि से लिए गए हैं तथा अनेक शब्द नए शब्द बनाए गए हैं। स्वतंत्रता के पूर्व हिंदी में मुश्किल से 5-6 हज़ार पारिभाषिक शब्द थे, किंतु अब उनकी संख्या लगभग 1 लाख और दिनों दिन उसमें वृद्धि होता रही है। हिंदी शब्द भंडार अनेक प्रभाव को ग्रहण करते हुए तथा नए शब्दों से समृद्ध होते हुए दिनों दिन अधिक व्यापक होता जा रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप हिंदी अपनी अभिव्यंजना में अधिक सटीक, निश्चित, गहरी तथा समर्थ होती जा रही है। किसी भाषा का प्रचार क्षेत्र में जैसे जैसे विस्तार होता है, उसके एकाधिक रूप विकसित होने लगते हैं। आज इंग्लैंड, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया की अंग्रेजी ध्वनि व्यवस्था, रूप रचना, वाक्य गठन तथा शब्द भंडार किसी भी दृष्टि से पूर्णतः एक नहीं है। हिंदी के साथ भी वही स्थिति आती जा रही है। संविधान के 351 व अनुच्छेद के अनुसार संपर्क भाषा के रूप में जिस हिंदी का विकास होना है, वह कम से कम शब्द भंडार के क्षेत्र में भारत की प्रायः सभी भाषाओं से कुछ न कुछ ग्रहण करेगी। इस प्रकार राष्ट्रभाषा के रूप में उसका स्वरूप एक प्रकार से सार्वदेशिक होगा। नागपुर में हुए विश्व हिंदी सम्मेलन अर्थात 1975 की बात है वह में इस दिशा में स्वदेश विदेश के हिंदी विद्वानों ने यथेष्ट विचार विमर्श के उपरांत उपयुक्त निष्कर्ष से सहमत प्रकट की और हिंदी को राष्ट्रभाषा के साथ ही विश्व की एक प्रमुख भाषा के रूप में प्रतिष्ठित करने का संकल्प उस वक्त व्यक्त किया था। दोस्तों, मध्यकालीन और आधुनिक कालीन हिंदी भाषा का विकास किस प्रकार हुआ है और उनको ध्वनियों का भी किस प्रकार विकास हुआ है, इतना ही नहीं तो उसका शब्द भंडार किस प्रकार विकसित हो रहा है और उसका प्रचार प्रसार का रूप किस प्रकार है, ये सब बातें हमने ये दोनों कालखंडों में इस दूसरे भाग में हमने
देखे हुए हैं। धन्यवाद दोस्तों।